ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण, प्रसार एवं असफलता के कारण देखा। आज इस विद्रोह में 1857 के विद्रोह के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं 1857 के विद्रोह का स्वरूप। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों के बीच मतभेद की स्थिति देखी जाती है कि कोई भी इतिहासकार अपना अपना अलग अलग बात कहते हैं इस विद्रोह के बारे में। तो देख लेते हैं। यह मतभेद इसलिए भी देखी जाती है कि इस विद्रोह में शामिल लोग विद्रोह का विस्तार, अपनाए गए तरीकों तथा विद्रोह के लक्षण अलग अलग थे। एक लक्षण नहीं थे, अलग अलग लक्षण थे। तो कोई भी विद्वान सहमत नहीं है, एक मत में सहमत नहीं है। इस विद्रोह के बारे में भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप निर्धारित किए हैं। पहला है सैनिक स्वरूप। देखते हैं सैनिक स्वरूप क्या है। जॉन लॉरेंस, सीले, अलग अलग वैज्ञानिक हैं। जॉन लॉरेंस एवं सीले आदि के अनुसार यह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था, जिसमें भारतीय सेना ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का प्रयत्न किया। ये मत था जॉन लॉरेंस एवं सीले का। क्या मत था कि भारतीय सेना ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का प्रण लिया था और प्रयत्न किया। तो ये इनका मत है जॉन लॉरेंस एवं सीले का। और नेक्स्ट विद्वान देख लेते हैं। ब्रिटिश द्वारा इसे सैनिक विद्रोह मानने का कारण यह था कि वास्तव में भारत में ब्रिटिश शासन ने कोई गंभीर विरोध उत्पन्न नहीं किया है। मतलब ब्रिटिश शासन जो भारत में 1857 तक था, उसमें कोई गंभीर विरोध, ऐसा कोई कारण नहीं कर दिया कि आप उनके विरुद्ध विद्रोह कर दे। तो उनको ऐसा लगता था। और यह महज कुछ सीमित असंतोष का कारण था। मतलब कुछ सीमित लोग का असंतोष हो गया, जिसके कारण अंग्रेज को भगाने के लिए प्रयत्न किए या अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिए। ये ब्रिटिशों का मत था। किंतु इसे सैनिक विद्रोह नहीं स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि सैनिकों के अलावा अन्य वर्गों की भागीदारी इसमें थी। फिर अनेकों भारतीय सैनिक भी इसमें शामिल थे। अब पूरा इसको सैनिक विद्रोह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सैनिकों के अलावा अन्य वर्ग के लोग भी शामिल थे। राजा महाराजा तो थे ही, और मजदूर किसान भी सम्मिलित हुए थे। अनेकों भारतीय सैनिक भी शामिल थे। तो इसको सिर्फ सैनिक विद्रोह का ना असंगत कहलाएगा। इस विद्रोह के बारे में इसमें शामिल नहीं थे, इसमें सैनिक विद्रोह शामिल नहीं थे, बल्कि अनेकों ने अंग्रेजों का साथ भी दिया था। ये कह रहा है कि सैनिक, यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। फिर अनेकों भारतीय सैनिक भी इसमें शामिल नहीं थे, कि जितना भी भारतीय सैनिक थे सभी इसमें विद्रोह में अंग्रेज के खिलाफ शामिल नहीं थे। अब कुछ ने तो अंग्रेजों का साथ समर्थन दिया था। तो विद्रोह को दबाने के लिए भारतीय सिपाही ही ज़्यादा थे। तो इसको सैनिक विद्रोह भी नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है धर्म युद्ध। रीज ने इसे धर्म युद्ध कहा है। रीज इतिहासकार हैं। रीज ने इसे धर्म युद्ध कहा है। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध भारतीय द्वारा किया गया विद्रोह था, किंतु यह मत मान्य नहीं है। रीज को लगता था क्या भारतीय ईसाई धर्म को देखना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इनके विरुद्ध धर्म युद्ध कर रहा है। तो इनका मानना था ये मत मान्य नहीं है, इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। चलिए नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र इसको कह सकता है। तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बोला है, कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। किसने बोला? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। हिंदू मुस्लिम द्वारा षड्यंत्र कर ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करवाया। यह विचार भी अमान्य है। इसको भी अमान्य कह सकते हैं, कहा कि हिंदू मुस्लिम तो थे ही, लेकिन सैनिक वर्ग की भागीदार थी, किसान वर्ग थी। अगर हिंदू मुस्लिम कहते हैं तो हिंदू तो पूरा हिंदू था भी नहीं, मुस्लिम भी इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए।
जो राजा महाराजा थे, या हिंदू भी, तो मध्यम वर्गीय कोई हिंदू नहीं था, शिक्षित मध्यम वर्गीय तो इस विद्रोह के पूरा खिलाफ थे, और कहाँ तक तो अंग्रेज का भी साथ दिए विद्रोह को दबाने के लिए। तो ये भी मत अमान्य है। बर्बरता एवं सभ्यता का संघर्ष, मतलब एक बर्बर लोग हैं जो जंगली टाइप का लोग हैं, और सभ्यता एक जो सभ्य लोग हैं, उसके बीच में संघर्ष, इस विद्रोह को, इस बात को बोला है। ये तो सरासर गलत है। टी.आर. होम्स ने कहा कि भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, जबकि ब्रिटिश इन्हें सभ्य बना रहे थे। भाई सभ्य कैसे बना रहे थे, आप ही अपने दिमाग में सोचिए कि सभ्य कैसे बना रहे थे। टी.आर. होम्स का मत है कि सभ्य बना रहे थे, किसी पे शासन करना सभ्य कहाँ तक सही है। तो चलिए जो बोले हैं उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। टी.आर. होम्स ने बोला था, किंतु यह भी मत भी अमान्य है, ऑब्वियसली मत अमान्य होगा। 5वां पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में। कोई राष्ट्रीय आंदोलन बोला है इनको, ये बात इंग्लैंड के शीर्ष नेता जैसे डिजरेली थे, अंग्रेजी नेता जो डिजरेली, भारतीय नेता बी.डी. सावरकर और अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह का, किसने इंग्लैंड के शीर्ष नेता जो डिजरेली थे उसने डिजरेली, बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया। इसका कहना था कि विद्रोह का प्रधान उद्देश्य, मतलब विद्रोह का जो प्रमुख उद्देश्य है, अंग्रेजों को हटाकर पुनः सत्ता प्राप्त करना है। कि मतलब जो मेरे ऊपर 100 वर्षों तक शासन कर रहा है, इसको हटाना है और स्वयं अपने हाथ में सत्ता रखनी है। तो सत्ता समाप्त करना है और अपने हाथ में सत्ता प्राप्त करना था। और विद्रोह में एक व्यापक क्षेत्र एवं व्यापक जनसंख्या की भागीदारी थी, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र। जैसे आप देखेंगे पूरा उत्तर भारत लगभग इसमें था, थोड़ा बहुत क्षेत्र छोड़ देते हैं तो उत्तर प्रदेश पूरा, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, छत्तीसगढ़ का भी कुछ भाग, उसके बाद बिहार तो लगभग पूरा, इधर मुंगेर जिला सब, मुंगेर के नीचे भागलपुर सब कटा, उसके बाद पटना उधर आरा तरफ तो पूरा जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह लोग थे, तो इसमें पूरा बड़ा भूभाग भी था। तो ये भी, और बड़ा जनसंख्या, भूभाग बड़ा तो जनसंख्या भी बड़ा भागीदारी लिया, तो इसको पूरा सैनिक विद्रोह भी नहीं कह सकते हैं, और इसको राष्ट्रीय विद्रोह कह सकते हैं। इस बात से स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, कोई इनको स्वतंत्रता संग्राम बोला गया है। किसने बोला है स्वतंत्रता संग्राम? बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। बी.डी. सावरकर एक विद्वान, बी.डी. सावरकर थे, क्रांतिकारी हैं बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन आदि विद्वानों ने विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम माना है। कि मतलब ये अपने बुक में लिखे हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और अंग्रेज के खिलाफ भारतीयों द्वारा पहला ये स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर और एस.एन. सेन ने माना। किसी संघर्ष को स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में इस अर्थ में स्वीकार किया जा सकता है जब देश के लोग विदेशियों को बाहर निकालने के लिए संघर्ष छेड़ दें। कोई विदेशी आपके देश में आप पे शासन कर रहे हैं, तो आपको, अगर आप उसको निकालने के लिए पूरा प्रयत्न कर दें, उसके लिए संघर्ष छेड़ दें, तो इसे स्वतंत्रता संघर्ष कह सकते हैं। तो ये बी.डी. सावरकर और एस.एन. सेन का मत था, और ये मान्य बात भी है। आप पे भी कोई शासन कर रहा है तो आप उसको भगा रहे हैं, तो ये संघर्ष ही होगा, एक तरह का राष्ट्रीय संघर्ष होगा, राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय संघर्ष होगा। यह विद्रोहियों एवं जनसाधारण का लक्ष्य अंग्रेजों को, यहाँ विद्रोहियों एवं जनसाधारण का लक्ष्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। 1857 के विद्रोह में सिर्फ एक लक्ष्य अगर कह सकते हैं, अगर आपसे भी कोई पूछे तो क्या लक्ष्य था? 1857 में सिर्फ एक लक्ष्य था कि अंग्रेज को बाहर खदेड़ना है, और उसके बाद क्या करना है ये भी तो उनको पता नहीं था, जो असफलता का एक कारण भी रहा। और जैसे घिसी-पिटी था, मुगल सम्राट को राजा घोषित कर देता है पुनः। 1857 का यही एक मुख्य तो उद्देश्य था कि विद्रोहियों को, मतलब यहाँ से अंग्रेज को बाहर खदेड़ो, उसके बाद अपना स्वशासन होगा, अपना राज्य में शासन होगा। तो ये था। यदि विद्रोहियों में देशभक्ति की भावना न होती तो 1 वर्ष से ज़्यादा लंबे समय तक यह युद्धरत नहीं होते। कैसे रहते हैं? मतलब मान लीजिए
अगर राष्ट्रीय भावना रहबे न करेगा, देशभक्ति भी नहीं रहेगा, तो 1 वर्ष से ज़्यादा समय, लंबे समय तक यह युद्धरत कैसे रहते। लगभग मार्च में प्रारंभ हो चुका था और ये 1858 सितंबर अक्टूबर में जाके समाप्त हुआ था। तो इतना ज़बरदस्त तरीक़ा से 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला। तो इस विद्रोह को हम क्षेत्रवाद भी नहीं कह सकते हैं, इसको राष्ट्रीय विद्रोह कह सकते हैं। ये बी.डी. सावरकर और एस.एन. सेन का मत है। जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम में संपूर्ण जनसंख्या की भागीदारी की बात है, कोई जैसे बोलते हैं ना कि स्वतंत्रता संग्राम इसको नहीं कह सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये सीमित क्षेत्र में फैला था, जैसे उत्तर भारत तक ही सीमित रहा, सभी जनसंख्या भी साथ नहीं दिया। तो वही बात यहाँ बोल रहा है, जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम में संपूर्ण जनसंख्या की भागीदारी की बात है, तो क्या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी देश में समस्त 40 करोड़ जनसंख्या ने भाग लिया था? जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे थे, कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे थे, उस समय 40 करोड़ जनसंख्या पूरा ने भाग लिया था, उस समय भी नहीं लिया था। तो उस समय कैसे लेते हैं? 1857 में भी नहीं लिया, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं। 40 करोड़ जनसंख्या ने भाग लिया था, नहीं लिया था। क्या उस समय भी कोई अंग्रेज भक्त नहीं था? क्या इस समय भी गांधी जी के समय में अंग्रेज भक्त नहीं था? गांधी जी के समय भी अंग्रेज भक्त था। तो इसलिए ना आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन बताया था? जनरल डायर को भारतीय ही उसको कह दिए थे। कोई भी आंदोलन को दबाने में भारतीयों अंग्रेज़ों का पूरा सहयोग दिए थे। तो इसलिए वही कंसेप्ट कह रहा है, जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम में संपूर्ण जनसंख्या की भागीदारी की बात है, तो क्या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी देश में के समस्त 40 करोड़ जनसंख्या ने भाग लिया था? क्या उस समय भी कोई अंग्रेज भक्त नहीं था? यह सभी बातें तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी मिलती है। जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मिलती है, तो 1857 के विद्रोह को हम क्यों नहीं राष्ट्रीय विद्रोह कह सकते हैं या राष्ट्रीय संघर्ष कह सकते हैं। किंतु मूल बात तो यह है कि 1857 विद्रोह में जन भावना निसंदेह अंग्रेजों के विरुद्ध थी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेज के विद्रोह में बात कर रहे थे। अगर 1857 के विद्रोह में वो सपोर्ट नहीं किए, तो विद्रोह के समर्थन में थे जरूर, कि भावना उनका जो था तो अंग्रेज को भगाने के लिए ही था। तो विद्रोहियों को संगठित करने वाले मुख्य तत्व था विदेशी शासन को समाप्त करना। मतलब जो विद्रोहियों का संगठित करने वाला मुख्य तत्व जो था कि विद्रोही कैसे संगठित हो गया, इतना भूभाग में कैसे फैल गया, तो इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेज को यहाँ से बाहर खदेड़ना और विदेशी सत्ता को समाप्त करना। भावना इस संदर्भ में विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम मानना अनुचित न होगा। किसी भी क्रांति का स्वरूप केवल उस क्रांति के आरंभ करने वाले लक्ष्यों से निर्धारित नहीं होता, बल्कि इससे निर्धारित होता है कि उस क्रांति ने अपने छाप क्या छोड़ी। कोई भी विद्रोह आप शुरू में उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं ये कितना बड़ा है, मतलब इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, इस विद्रोह का जनमानस पे क्या असर पड़ा और ये विद्रोह अपना क्या छाप छोड़ी, इस पे भी निर्भर करता है। ये ऐसा छाप छोड़ी 1857 का विद्रोह, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और सीधा ब्रिटिश क्राउन में चली गई थी सत्ता। इतना 1857 का जो एक्ट आया था। इस दृष्टि से 1857 का संघर्ष भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में तथा उसके स्वतंत्र करने की राह में एक दीपक की लौ की भांति सदैव मौजूद रहेगा। कि मतलब 1857 से ही हम लोग प्रथम मानते हैं, वहीं से स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत होती है और धीरे धीरे 1885 में कांग्रेस की स्थापना देखेंगे सेफ्टीवाल के रूप में। ह्यूम ने यही विद्रोह को रोकने के लिए कि 1857 का विद्रोह की तरह कोई और विद्रोह नहीं हो जाए, इसलिए भारतीयों के लिए एक ऐसा सेफ्टी वॉल बनाया जाए कि वो अपना मतलब भड़ास निकाल सके एक साल में, कि अंग्रेज को कह सके कोई बात। तो वही 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर
मुस्लिम लीग की स्थापना, अलग अलग, फिर तो देश आज़ाद होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो आर्टिकल में, तब तक के लिए बाय।